स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट चेंज इन मोमेंटम। इनमें से कौन सा सिनेरियो ऐसा है जिसमें मोमेंटम का चेंज ग्रेटेस्ट होगा। और मोमेंटम के चेंज की जगह जो दूसरा वर्ड यूज हो सकता है वो इम्पल्स हो सकता है, कि जिसमें इम्पल्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट, स्मॉल फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्मॉल फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, लार्ज फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम या लार्ज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो देखो, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, ये फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अगर आप चाहते हो कि चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स की वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर दोनों चीज़ों को ग्रेटर होना चाहिए। फोर्स भी ज़्यादा हो, टाइम भी ज़्यादा हो। जब दोनों चीज़ें आपके पास ग्रेटर होंगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? जहाँ फोर्स लार्ज हो और टाइम भी लॉन्ग हो। मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन, हैंस डिक्रीजिंग द। जो मोटरसाइकिल हमारे पास हेलमेट होते हैं, आप लोग जानते हैं कि उनका पर्पस क्या है। हेलमेट का पर्पस सेफ्टी होता है, और हेलमेट के अंदर आप लोग एक चीज़ देखते हैं कि अंदर वाली साइड के ऊपर पैडिंग हुई होती है। अब वो जो पैडिंग हमारे पास है वो आपके टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाता है। फोम लगा हुआ है ना, तो बेसिकली जब आपके पास कोई इंजरी होती है, कोई फोर्स अप्लाई होती है बाहर की साइड से, तो वो आपके हेड तक जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देगा। जब टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाएगा तो जो रिएक्शन फोर्स हमारे पास होगी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या इसका आंसर होगा कि मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड द टाइम, हैंस डिक्रीजिंग द फोर्स। आंसर इज चार्ली। द एरिया अंडर अ फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई भी ग्राफ की शेप हो, अगर मुझे यहाँ पर लेट्स से स्ट्रेट या इंक्लाइन ड्रॉ करना है तो एरिया का तरीका मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? बीटा और चार्ली बोथ। क्या बीटा और चार्ली बोथ आएगा? क्या हमें मोमेंटम के बारे में बताता है या चेंज इन मोमेंटम के बारे में? चेंज इन मोमेंटम के बारे में। तो बीटा ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ इम्पल्स होगा। A cricket ball of mass 0.5 kilogram strikes a bat normally with a velocity of 30 meter per second and rebounds with a velocity of 20 meter per second in the opposite direction. The impulse of the force exerted by the ball on a bat is। क्रिकेट बॉल का मैस 0.5 किलोग्राम स्ट्राइक करती है बैट के साथ नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरी, वेलोसिटी 30 से, और रीबाउंड करती है 20 से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इम्पल्स क्या होगा? इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, और चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को हम यूं लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, ये आपके पास 0.5 मैस है। अब अगेन साइन की गलती नहीं करनी। 0.5 वेलोसिटी रीबाउंड कर रहा है, नेगेटिव लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेंगे? वो पॉजिटिव लेंगे, और ये नेगेटिव बेसिकली डिफरेंस की वजह से है। तो ये 0.5 इंटू -50 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का मतलब ये ऐड हो जाएंगे, और 50 इंटू 0.5 ये 25 आंसर आएगा। तो ऑप्शन आपके पास बीटा करेक्ट है। When we kick a stone or a football, which of the following option is correct? More change in momentum in first case, less reaction time in first case, less impacting force in the second case, या both बीटा एंड चार्ली। देखिए, अगर फुटबॉल को और स्टोन को किक करें तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल है। अगर हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जान तो हमारे पास एक ही है ना, उसी जान से किक करेंगे। हाँ, वो ऑब्वियसली है कि हमारे पास माइंड के अंदर जो मैसेज कन्वे होगा वो यही होगा कि फुटबॉल को ज़्यादा फोर्स से भी किक कर सकते हो, स्टोन को ना करना। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिकली है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टोन जो है उसमें रिएक्शन टाइम कम होता है, लेकिन उसकी जो रिएक्शन फोर्स है वो ज़्यादा, और फुटबॉल के केस में रिएक्शन टाइम ज़्यादा और फोर्स की वैल्यू कम। तो लेस रिएक्शन टाइम इन द फर्स्ट केस करेक्ट है, लेस इंपैक्टिंग फोर्स इन द सेकंड केस करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, कि स्टोन में टाइम कम होगा, फुटबॉल में फोर्स कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो हमारे पास इम्पल्स पे असरअंदाज होता है? टाइम, मैस, फोर्स या ऑल? क्या आंसर होगा? टाइम इंपैक्ट करता है,
मैथ्स इम्पैक्ट करता है, फोर्स इम्पैक्ट करता है, ये तमाम चीज़ें बच्चे इम्पैक्ट करती हैं। क्योंकि हम इम्पल्स की बात जब करते हैं तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, तो वहाँ मैथ का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। मैथ इंटू चेंज इन वेलोसिटी। इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम है, फोर्स और टाइम का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगी डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। अ बैलून हैज 2 ग्राम ऑफ एयर। इफ स्मॉल होल is pierced into it, the air comes out with a speed of 2 meters per second. If the balloon shrinks completely in 5 seconds, the average thrust experienced by the balloon is। देखिए हमारे पास एक बैलून, उसमें एयर प्रेजेंट है, और जब बैलून में हम कोई होल करते हैं या इवन उसका ये माउथ भी ओपन होता है, तो जो एयर उसमें से मूव करती है वो बैलून को मूव करवाती है। मतलब एक थ्रस्ट उस पर अप्लाई होगा और उस थ्रस्ट की वजह से वो मूव करेगा। अब हमने उस थ्रस्ट को यानी उस फोर्स को फाइंड करना है। अब फोर्स यहां पर किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम के, क्योंकि जो बैलून के निकलने से मोमेंटम में चेंज आएगा वो बेसिकली फोर्स को अप्लाई करेगा। अब मोमेंटम के चेंज का मतलब हमारे पास यहां पर क्या है? मैस इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब वैल्यूज पुट करें। मैस है 2 ग्राम, 1000 से डिवाइड करना नहीं भूलना ताकि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए। वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? 2। तो वेलोसिटी हमारे पास 2 और जब पूरी निकल जाएगी 0। टाइम कितना है? 5 सेकेंड, क्योंकि श्रिंक हो रही है ना, तो ओवरऑल चेंज 2 आया और कितने टाइम में? 5 में। तो ये आपका डाटा है। अब आप इसको सॉल्व करें। 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय 5, और ये 1000 को मैं यूं लिख सकता हूं 10⁻³ 4/5 क्या होता है? 0.8। तो 0.8 10⁻³ डेसिमल को मूव करो तो आंसर होगा 8 10⁻⁻4 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। A balloon of mass 150 grams starts moving with an acceleration 20 meter per second. A ball of mass 150 gram moving with an acceleration of 20 meter per second square. When a ball hit by a force which acts on it for 0.1 second, the impulsive force is। हमें mass गिवन है, acceleration गिवन है, टाइम गिवन है और इम्पल्सिव फोर्स फाइंड करनी है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस हमारे पास न्यूटन सेकंड में है, तो यहाँ इम्पल्सिव फोर्स नहीं होगा। मेनली यहाँ पर ये होगा कि आपने इम्पल्स को कैलकुलेट करना है, नॉट इम्पल्सिव फोर्स। क्योंकि अगर तो इम्पल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करना है तो मैथ्स और एक्सेलेरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अगर आपने इम्पल्स को कैलकुलेट करना है तो फिर आपको फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ऑप्शंस न्यूटन सेकंड में है, दैट मीन्स हमने इम्पल्स को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स मैस इंटू एक्सेलेरेशन इंटू टाइम। मैस हमारे पास है 150, लेकिन ग्राम में है 1000 से डिवाइड करेंगे। एक्सेलेरेशन है 20 और टाइम है 0.1। 0.1 का मतलब है 10⁻⁻1। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 × 2 30 ओवर 10 10⁻⁻1। फिर ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁻1 0.3 आपका आंसर। तो तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। करेक्ट ऑप्शन चार्ली। कोई जल्दी नहीं, हर स्टेप को देखना है, जीरो कैंसिल होते गए, आंसर फाइंड हो गया। A student life was saved in an automobile accident because an airbag expanded in front of his head. If the car had not been equipped with an airbag, the windshield would have stopped the motion of his head in a much shorter time compared to the windshield. The airbag causes a much smaller change in momentum, exerts a much smaller impulse, causes a much smaller change in kinetic energy, exerts a much smaller force. आप लोग जानते हैं कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उन गाड़ियों के अंदर जो हमारा डैशबोर्ड होता है, जहाँ पर आपको गाड़ी में स्टीयरिंग नज़र आ रहा होता है, उनमें एयर बैग्स इंस्टॉल होते हैं कि इन केस कभी एक्सीडेंट हो तो वो एयर बैग ओपन होता है और वो आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट जो सामने विंड स्क्रीन है, विंड स्क्रीन बेसिकली गाड़ी की स्क्रीन, उसके साथ रोकता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट विंड स्क्रीन से जाके हिट करेंगे तो विंड स्क्रीन से आपको चोट ज़्यादा लगेगी। और वही बात यहाँ पर लग रही है, लिखा हुआ है कि जो विंड स्क्रीन है उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा, और जब शॉर्टर टाइम होगा तो वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, इंजरी ज़्यादा करेगा। लेकिन जब एयर बैग यहाँ पर ओपन हो जाता है, जो हमारे स्टीयरिंग में होता है या कई दफ़ा राइट साइड पे होता है, वो एयर बैग क्या करते हैं, वो एयर बैग टाइम को बढ़ा देते हैं। एयर बैग हमारे डायरेक्ट हेड को सामने चीज़ों से हिट करने से रोकते हैं
और जब टाइम को इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा, एक्सर्ट अ मच स्मॉलर फोर्स। क्योंकि एयर बैग एक बैलून की तरह है ना, बैलून हमारे और सामने स्क्रीन के दरमियान आ गया तो वो क्या करेगा? वो टाइम को बढ़ा देगा, वो टाइम को जब बढ़ाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। A 20 kilogram body is pushed with 7 Newton for 1.5 second, then the force of 5 Newton for 1.7 second, and finally with a force of 10 Newton for 3 second. The total impulse applied to the body and change in velocity will be. अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड नहीं करनी, उसकी ऑप्शन गिवन नहीं है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। सिंपल आपने टोटल इम्पल्स फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को देखें, 20 किलोग्राम बॉडी है, 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई 1.5 सेकंड के लिए, फिर 5 न्यूटन अप्लाई हुई 1.7 सेकंड के लिए, और फिर 3 सेकंड के लिए। तो टोटल इम्पल्स क्या होगा? तो टोटल इम्पल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? क्या हम 3 दफ़ा फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे? 3 दफ़ा फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो क्या आपके पास आंसर आएगा? पहले में 7 इंटू 1.5 ये फोर्स और ये टाइम, प्लस अगेन फोर्स इंटू टाइम, और फिर अगेन फोर्स इंटू टाइम। अब आपने मल्टीप्लाई करना, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 1.5 से करें, क्या वैल्यू आती है? अगर 15 को 7 से करोगे, 15 इंटू 6 90 होता है ना, तो 15 इंटू 7 क्या होगा? 105। तो ये 10.5 आपके पास आएगा। उसके बाद आपने 5 को मल्टीप्लाई 1.7 से करना है। पहले 5 को 10 से कर लो 50, फिर 5 को 7 से कर लो 35, ठीक है? तो 50 प्लस 35 85, तो ये 8.5 आएगा, और ये आपके पास क्या है? ये 30 है। तो 10.5 प्लस 8.5 ये 19 हो जाएगा, तो 19 प्लस 30 ये आपके पास 39 न्यूटन सेकेंड। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको ये भी कहा गया है कि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करें, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर उसके लिए आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, इम्पल्स इज इक्वल टू मैस इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल आएगा इम्पल्स ओवर मैस। तो जो आपने इम्पल्स कैलकुलेट किया 39, उसको आप मैस यानी 20 से डिवाइड कर दोगे, सॉरी 49, आपके पास 20 से डिवाइड कर दोगे। अब 49 20 से डिवाइड करना क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? नो, थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी, और वो ये कि इसको आप 21 कंसिडर कर लो। अगर 21 कंसिडर करोगे तो 7 इंटू 7 एंड 7 इंटू 3, 7 इंटू 7 एंड 7 इंटू 3 21। अब 7 को 3 से डिवाइड करना आसान है, 1 आएगा, 0.0, 2 इंटू 3 9। तो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर जो होगा वो 2.3 मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन थे, ऑप्शन ए की गिवन थी। अगर दूसरी चीज़ भी फाइंड करनी होती तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो कि पहले इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया और फिर आपने चेंज इन वेलोसिटी को भी वहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो ये थे बच्चे इम्पल्स के क्वेश्चंस।